नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन। मैं सौरभ सरकुविच लेके आ गया हूँ फिर से एक नया मॉडर्न इंडिया की सीरीज। जो हमारी पहले दो सीरीजें चल रही थी वो अब मैं थोड़ा विराम देना चाहता हूँ उसको, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल की बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो हमारा। बट मैं चाहता हूँ कि अब हम मॉडर्न इंडिया की सीरीज चालू करें ताकि आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको आसानी रहे क्वेश्चंस लेने में या कोई टॉपिक समझने में। क्योंकि आज कोरोना की वजह से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही बची हैं, ठीक है, जिसका हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, ताकि आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सके और अपने टॉपिक को पर समझ सके अच्छे से, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम अपना थर्ड ऑफ द डे ले लेते हैं आज, कि संघर्ष ही सफलता की चाबी है, ठीक है। जितना बढ़िया आपका संघर्ष होगा उतनी अच्छी आपकी फ्यूचर होगा, उतनी अच्छी आपकी जॉब होगी, ठीक है। तो देर ना करते हुए आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा आज टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, या कहा जाए मुगल एम्पायर का, मेडिवल इंडिया का लास्ट टॉपिक और अपना मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर पूरा मेडिवल इंडिया में चला है। कैसे उसकी स्टेब्लिशमेंट हुई, कैसे उसका विकास हुआ, उसके बाद कैसे इसका अंत हुआ, ये हमारा टॉपिक आएगा इसमें। तो और इसके इस समय के बाद आधुनिक एरा चालू होता है, या कहे आधुनिक युग चालू होता है पूर्वी देशों, ठीक है, या कहे एशियन कॉन्टिनेंट में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज आने शुरू हुए थे 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अंग्रेज आ चुके थे, ठीक है। और अंग्रेज एक पॉलिसी लेकर आए थे बहुत अच्छी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, क्योंकि वो चाहते थे इकोनॉमिक पावरफुल बनना। क्योंकि इकोनॉमिक पावरफुल से हम लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी बना सकते हैं, या उनको जहाँ भी अंग्रेजों को जहाँ भी अपने लिए कच्चा माल मिलता था वो वहाँ पे अपनी कॉलोनियलिज्म जो एक विचारधारा थी, या उसको उपनिवेशवाद जो चल रहा था उनका, उसको वहाँ स्टैब्लिश कर देते थे और अपना रूल वहाँ करने लगते थे। पहले व्यापारी के भेष में जाते थे, फिर वहाँ पे रूल करना शुरू करते थे, ठीक है। तो जिसके कारण हमारे कुछ सुल्तानों ने उनको इजाज़त दे दी कि हाँ ये अब रूल करिए, और रूल करते करते उन्होंने अपना पैर जमाने लगा। जैसे कहते नहीं है कि अगर हम लोग ट्रेन की सीट पे आने लगे और ट्रेन में आने लगे तो हमारे पास कंफर्म सीट होती है, एक बंदा वेटिंग होता है, कहता है यार थोड़ा बैठने दो। थोड़ा करते 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 पूरा अच्छे से बैठता है, अच्छे से बैठते बैठते फिर आधा लेटने लगता है, फिर आपको डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। फिर या तो आप उसको मना करते हो, या तो आप उसको हटाते हो, या तो कहते हो यार तू चाहे आया, नहीं तो तू ही ले ले सीट, मैं आ जा रहा हूँ नीचे। ये वही हाल इनका, ये अपने पैर जमाने लगे थे और मुगल एम्पायर के जो पैर थे वो अब हटने लगे थे, ठीक है, या कहें अब उनके डाउनफॉल शुरू हो गया था और अंग्रेजों का राइज अप होने लग गया था, जिस कारण हमारा जो मुगल एम्पायर डाउन गया। सबसे बड़ी बात तो ये तो था मोटा मोटा पॉइंट। अब थोड़ा डीप में चलते हैं। तो पहले थोड़ा मुगल एम्पायर को जान लिया जाता है। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद इसकी नींव पड़ी, बाबर ने स्टैब्लिश किया यहाँ पे। 30 तक बाबर जिंदा रहा। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद अकबर के समय में इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। फिर जहांगीर आया, जहांगीर के समय पेंटिंग का गोल्डन पीरियड था, ये भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार यूपीएससी के प्रीलिम में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा। और साथ में ही शाहजहां के समय में आर्किटेक्ट था उसका गोल्डन पीरियड था। उसके बाद हमारा औरंगजेब आता है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आता है, 1707 में गद्दी पे बैठता है, 1658 में औरंगजेब बैठता है गद्दी पे, 1707 में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। शाहजहां के बाद माफ कीजिए, बहादुर शाह के बाद जहांदार आता है, ठीक है। फिर फारूकुशियार आता है, फिर रजात आता है, रफीउद्दौला आता है, ऐसे अनगिनत आते हैं। मगर औरंगजेब के बाद से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ये उस गति से नीचे डाउन जाने लगता है, जिसके कारण एक चीज खड़ी हो जाती है। जो औरंगजेब था वो नक्शबंदी जो सिलसिले हैं, जो 14 सिलसिले हैं इसमें, उनमें से एक नक्शबंदी सिलसिला है, ये उसको फॉलो करता था। वो बहुत कट्टरपंथी होते थे, जिस कारण औरंगजेब भी कट्टरपंथी बनने लगा और उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी जिसके कारण उसके जो अब फिर डाउनफॉल शुरू होने लग गया इसके एम्पायर का, ठीक है।
तो उसमें मराठे आते हैं, एंटी हिंदू पॉलिसी आती है, अनगिनत अद्भुत ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज आती हैं जिसके कारण इसका टोटली डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और इसमें फिर जैसे जो हिंदू राजाज थे और जो अंग्रेज थे उनका पीक होने लग गया था। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा ऊपर का पॉइंट होता है। अब थोड़ा हम डीप जाएंगे कि बेसिकली पॉइंट क्या थे इसके। फर्स्ट पॉइंट है वीक सक्सेसर। ठीक है, ये आप पॉइंट्स लिखते रहिएगा। ठीक है, पॉइंट्स लिखेंगे ज्यादा बढ़िया से याद रहेगा। वीक सक्सेसर, हमारे पास सबसे बड़ी बात, कोई भी एम्पायर अगर डाउन जाएगा उसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसका उत्तराधिकारी, गलत उत्तराधिकारी होना। ठीक है, या कहीं कमजोर उत्तराधिकारी होना। उत्तराधिकारी बनने के लिए आपका खूबियां होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, करेज, साहस होना चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, ब्रेव होने चाहिए, आप डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अगर ये चीजें आप में नहीं है तो आप वीक सक्सेसर हो, जिसका कारण आपका एम्पायर डाउन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर होता है। अगला है तानाशाही शासन। मुगल एम्पायर जो था अब वो तानाशाही हो गया था। तानाशाही कैसे, कट्टरपंथी हो गए थे, जिसका हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है गुरु तेग बहादुर जी का। गुरु तेग बहादुर जी को की शहादत औरंगजेब के टाइम पे हुई थी। ठीक है, जिसके कारण उनको अपनी शहादत देनी पड़ी। उनको कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। तो बहुत सी इसके ऊपर स्टोरी है, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने लिए अड़े रहे, नहीं मैं एक कहा जाए एक मैं क्या बोलते हैं कीर्तिमान स्थापित करूंगा, या कहें मैं एक ब्रेवनेस की निशानी दूंगा, एक आइडेंटिटी दूंगा कि नहीं हम लोग सही, हम लोग गलत के आगे कभी नहीं झुक सकते। ठीक है, तो ये चीज लेके आए और उन्होंने हम बहुत से जो करोड़ों हिंदुस्तानी हैं उसका, उन सबका जो माथा है गर्व से ऊंचा कर दिया गुरु तेग बहादुर जी ने। ठीक है, इस कारण औरंगजेब को बहुत दिक्कतें हुई। ठीक है, तो वैसे ही इनका तानाशाही शासन चालू हो गया। मैं तानाशाही शासन बता देता हूँ इसको। मुगल एम्पायर का जो हेरिडिटरी रूल था वो बड़ी डिस्पोटिक हो चुका था। मतलब हेरिडिटरी रूल जो था वो उसका काफी शासन जो था वो गलत, कठोर शासन करने लगे, तानाशाही बन चुकी थी। ठीक है, उस कारण तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण एक उसका प्रॉब्लम रहा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि उसका जो तानाशाही शासन, ठीक है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। तो तानाशाही शासन हो गया था, वो धर्म परिवर्तन कराने लगे थे और बहुत से लोगों को अब अपनी तरफ खींचना चाहता था। वो चाहता था मेरे धर्म की जय जयकार हो। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा है उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में लड़ाई। सबसे बड़ी बात ये तो इनमें नहीं, बहुत से लोगों में भी होती है, पहले भी, आज के समय भी यही चीज है कि इतनी जमीन के लिए भी हाहाकार मच जाता है, और पहले भी यही होता था, गद्दी के लिए हाहाकार मचता है। ठीक है, आज जैसे मान लो डेमोक्रेसी में होता है कि हाँ वोटिंग के लिए 5-5 साल के लिए सरकारें बनती हैं, वैसे इनके समय भी होता था। ठीक है, मगर क्या है, अब आपस में लोगों के नहीं मत मिलते थे, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि अशोका द ग्रेट का भी हमें एग्जाम्पल मिलता है कि उसने अपने कितने भाइयों को मारने के बाद गद्दी पे बैठा था। वैसे ही इनमें भी होने लगा कि हाँ नहीं मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, नहीं मैं राजा बनूंगा, नहीं मैं सुल्तान बनूंगा, मैं युवराज बनूंगा, जिसके कारण इनका जो मतभेद थे वो चलते रहे और इनको काफी प्रॉब्लम का सामना पड़ना, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। हमारा चौथा पॉइंट आता है एंटी हिंदू पॉलिसी। ठीक है, ये माफ कीजिएगा, ये चौथा पॉइंट है, वो 2 पॉइंट हमने कर लिए थे उसके साथ। ठीक है, तो ये हमारा अगला आता है एंटी हिंदू पॉलिसी। औरंगजेब ने क्या किया, उसने एंटी हिंदू पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। सबसे बड़ी बात, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मुगल एम्पायर पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ी बात ये है, मुगल राज कर गए किसके दम पे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, नहीं तो ये एक तरह के लुटेरे थे। ठीक है, लुटेरे कभी इतने प्रबल फाइटर नहीं बन सकते, पर अगर उनमें साहस है तो वो बात अलग है, मगर नॉर्मल वे में तो ये राज कर गए। जितने भी हमारे कुछ हिंदू लोग थे वो इनके साथ आए, इनके साथ उन्होंने संधि करी, और जिसके कारण ये लोग, इन्होंने पूरा रूल किया, कम से कम 1526 से लेके 1707 तक मैं बोलूंगा इन्होंने रूल किया। मगर औरंगजेब के समय जब औरंगजेब ने एंटी हिंदू पॉलिसी अडॉप्ट की, वहीं से इन्होंने बोला नहीं अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि तुम गलत का साथ, तुम गलत कर रहे हो। उस तरीके के बाद
फिर अब सारे हिंदू एक हो गए और उन्होंने मुगल एम्पायर के ऊपर ढाबा बोल दिया। ठीक है, इस समय हमने दिखाई अपनी यूनिटी। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो देश है वो मुगल एम्पायर डाउन पूरी तरह होने लग गया था। ठीक है, तो ये तो था हमारा अगला उसका पॉइंट कि हाँ एंटी हिंदू पॉलिसी था। मराठाओं ने इनके अगेंस्ट हो गए थे। क्यों मराठे इसलिए अगेंस्ट हो चुके थे इनके, क्योंकि इन्होंने जो कुछ कर का होता है ना रिवेन्यू, उसके बीच में खास सुनी होगी, और कुछ इन्होंने शिवाजी महाराज के को भी बंदी बना लिया था इन्होंने। इस कारण भी इन्होंने दिक्कत की और ये बिल्कुल एंटी हो चुके थे मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर के डाउनफॉल होने के भी ये कारण थे। ठीक है, दूसरा गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ से अपनी आवाज कायम कर दी। ठीक है, पंजाब से, और उसके बाद फिर बाद में कुछ रिलेशंस अच्छे हुए जो दक्षिण की तरफ गुरु गोविंद सिंह जी गए, मगर फिर भी इन्होंने आवाज भी कायम की, और जिसके कारण हमें मिलता है कि यहाँ 4 साहिबजादे जो हर एक विद्यार्थी, हर एक युवा, हर एक चाइल्ड, हर एक बच्चे के आइकॉन है 4 साहिबजादे। उन सब की शहादत जितनी भी हुई वो भी इन्हीं के मुगलों से फाइट करने के दौरान। तो ये भी एक कम्युनिटी कहा जाए या एक हिंदुस्तानी कहा जाए, उनको आवाज उठाई मिलके और मुगल एम्पायर को डाउनफॉल की तरफ लेके गए। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हमारा बनता है आर्थिक दुर्दशा। इकोनॉमिकली ये पूरा वीक हो चुके थे। ठीक है, इकोनॉमिकली ये बिल्कुल वीक हो चुके थे। इनके पास नो मोर पावर, कोई ज्यादा पावर नहीं थी, और टैक्स भी अब इनको कम आने लगे। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने आसपास के जो राजा टैक्स होल्डर थे या सामंत थे उनसे ये लोग बिल्कुल अलग हो चुके थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इनको प्रॉब्लम होने लगी और इनके पर अब इकोनॉमिकली वीक होने लगे। इकोनॉमिकली वीक होने का बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। औरंगजेब ने 25 साल दक्कन को जीतने के लिए लगा दिया। सबसे बड़ी बात, 25 साल कोई कम नहीं होते। 25 साल जिंदगी बदलने के लिए 25 साल बहुत होते हैं। 25 साल दक्कन को जीतने के लिए लगा दिया, और किस लिए? और वहां पे अगर बंदा जीतने के लिए, मैं मान लो मैं अगर किसी शहर में जाऊंगा तो मैं अपने साथ सुविधा लेके जाऊंगा, अपने लिए मैं घोड़े सैनिक लेके जाऊंगा, अपने लिए मैं और खाने पीने वाले लेके जाऊंगा, अपने लिए मैं और हथियार बनाने वाले ले जाऊंगा, मैं अनगिनत चीजें में लेके जाऊंगा अपनी सुख सुविधा, क्योंकि सुल्तानों को सुख सुविधा ज्यादा प्यारी होती थी। इसलिए तो ये भी कारण है आर्थिक दुर्दशा का होने का, इनका कारण। ठीक है, दूसरी मुगल एम्पायर, मुगल आर्मी वीक हो चुकी थी। ठीक है, ये हमारा हो गया आई थिंक 7th-8th पॉइंट हमारा। वो हमारा जो इसकी आर्मी, मुगल आर्मी वीक हो चुकी थी। मुगल आर्मी ठीक है वीक हो चुकी थी। क्यों? सबसे बड़ी बात, मुगल आर्मी तब पावरफुल थी जब उसका सेनापति जो हमारे मान सिंह थे, ठीक है, वो थे। उन्हीं की लीडरशिप में हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा गया था। ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग हट चुके थे उसके बाद। क्यों? क्योंकि इसने एंटी हिंदू पॉलिसी चला के, क्योंकि जो बंदा आपके साथ, अगर आप उसी के बंदे के लिए पीठ पे छुरा भोगोगे तो वो पीछे हटेगा। क्योंकि धोखा सिर्फ बंदा एक बार खाता है, जो बार बार धोखा खाता है वो बेवकूफ कहलाता है। ठीक है, तो जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो सब एक हुए, राजा एक हुए, बोला नहीं भैया इसको हराना है, तो हराने के लिए सब एक हो गए। तो आर्मी टोटली वीक हो चुकी थी। ये भी एक डाउनफॉल का कारण बनता है इनका। दूसरा, ये जल सेना नहीं थी इनके पास, वो बिल्कुल ही डाउन। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये विदेशी जो लोग थे वो समुद्री जगह से आए, तो समुद्र पे हमारा कवर, मतलब हमारी सेफ्टी नहीं थी, जिसका कारण क्या हुआ, जो आर्मी जो थी वो हमें थल की हमें प्रैक्टिस थी, जल की तरफ हमारी कोई नेवी नहीं थी, जिस कारण क्या हुआ, पुर्तगाली, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, डच और फ्रेंच, ये सारे लोग आने शुरू हुए। इस कारण दक्षिण में हम इनका प्रभाव रोक ना पाए और इनका प्रभाव अद्भुत पड़ा। ठीक है, इनको ऐसा इन्होंने किया, सबसे पहला इन्होंने मद्रास, और ये अपना पुर्तगालियों ने तो सीधा महाराष्ट्र, मुंबई पे हाथ मारा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बंगाल से जाते थे। लास्ट एम्पायर जो ब्रिटिशर्स ने मिलाया वो था पंजाब। ठीक है, 1849 में जब एंग्लो सिख वॉर हुई थी, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद ही हुआ। ठीक है, तो ये महाराजा दिलीप सिंह के बाद का, ठीक है, ये सारा चीज हुआ। उसके बाद हमारी ये सारी चीजें थी। फिर मुगल दरबार में गुटबंदी, सबसे बड़ी बात। कहते हैं ना कि गुटबंदी हर एक
बसे बसाए राज्य को डुबा सकती है, ठीक है, एक फैमिली को हटा सकती है, ठीक है, एक दोस्ती को तोड़ सकती है। गुटबंदी, क्या गुटबंदी होने का मतलब ये होता है, मान लो जहाँ 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोगों में गुट बन गए, 5 का गुट ये बन गया, 5 का गुट ये बन गया। ये गुट है, इनकी 2 विचारधारा है, ये 2 चीज हासिल करना चाहते, इनकी गोल इनके 2 हैं, हर चीज 2 है, और ये दोनों एक दूसरे के टोटली एंटी है, ठीक है, ये चीजें पता लगती है। गुटबंदी ये होती है। उससे मुगल जो दरबार थे उसमें गुटबंदी हो गई थी, नहीं हमने ये सुल्तान बैठाना, नहीं हमने ये सुल्तान बैठाना है, जिसके कारण कहासुनी हुई, लड़ाई हुआ, आपस में लोग मरे, और उनकी जो विचारों की पॉलिसी थी, जो अच्छी पॉलिसी लाना चाहते थे जीत के लिए, वो नहीं ला पाए, और वो अपना साम्राज्य जो था वो स्थापित नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है शिया विरोधी नीति। इन्होंने क्या किया, शिया का विरोध किया, क्योंकि ये कट्टर सुन्नी हो गए, अपना औरंगजेब था, तो ये शिया का एंटी शिया पॉलिसी लेकर आए, उस कारण जो शिया कम्युनिटी के लोग थे वो भी अब इनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि मुस्लिम में शिया और सुन्नी 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनमें भी जातिवाद रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है जातिवाद सिर्फ हिंदुज में है, बहुत सारा जातिवाद है। इसके बाद जागीरदारी प्रणाली की संकटमय अवस्था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपना हमारे पास इसमें जागीरदारी सिस्टम भी आ चुका था, उसका भी डाउनफॉल शुरू हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आता है किसानों की दुर्दशा। किसानों की दुर्दशा बहुत बेकार हो गई थी, उनसे टैक्स, उनकी मेहनत से ज्यादा टैक्स उनसे वसूला जा रहा था, जिनकी उतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी जिनसे जितना उनसे रेवेन्यू लिया। अब मान लो मुझे 5,000 मिल रहा है महीने का, और मैं 5,000 मेरे को महीने में आ रहा है मेरे घर में, 5,000 में मैं टैक्स कितना दे रहा हूँ, मैं 6,000 टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। वही किसानों की दुर्दशा होती थी, ठीक है। तो 1700 के बाद वही कहा जाएगा कि औरंगजेब ने चलो जैसे तैसे निकाल दिए 1707 तक, मगर उसके बाद के जो सक्सेसर है वो भी डाउनफॉल रहे, ठीक है। तो यही सब कारण थे। और बाकी मूर्खतापूर्ण राजपूत नीति क्या रहा, राजपूत जो एक कम्युनिटी थी, जो एक फाइटर थे, उनके अगेंस्ट इन मुगलों ने मूर्खतापूर्ण नीतियां अपनाई, और जिनका शुरू से राज करने का रहा है वो राजनीतिक चीजों में मार खाएंगे नहीं खाएंगे ना, तो वही चीज रहती है। वो अपनी बात पे खड़े रहे और उन्होंने एक अच्छी कीर्तिमान करी और उन्होंने देश को डूबने से बचाया, तो हम सबको करना चाहिए सम्मान, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी उन्होंने, क्योंकि इतिहास उठा के देखा जाए तो इतिहास वही लिखता है जिसने अपने खून से धरती को सींचा, तो ठीक है। तो बस मैं कहूँगा कि इतना तो बहुत पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से मुगल एम्पायर को समझने के लिए कि इसका डाउनफॉल क्यों हुआ। तो बाकी अगर आपको कुछ रहता हो कि हाँ मैंने कुछ गलत पढ़ा या कुछ मेरे में कमी रहेगी वो आप क्लियर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगली वीडियो आएगी तो उसको मैं ज़रूर वो कमेंट में बताऊँगा आपको कि हाँ इस बच्चे ने ये बताया, बहुत बढ़िया बताया, कि मैं उस चीज़ को क्लैरिफिकेशन कर दूंगा उसको अगली वीडियो में, ठीक है। तो मैं देर ना करते हुए, ये तो हमारा टॉपिक था मॉडर्न इंडिया का, ऐसे ही अनगिनत टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए। प्लासी और बक्सर की लड़ाई है हमारे पास, हमारे 1857 की लड़ाई है जिसको हमारा फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम बोला गया बाय विनायक दामोदर सावरकर के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपसे बस ये बोलूँगा कि गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, पक्षियों के लिए पानी रखिए, जानवरों के लिए पानी रखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा या लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, कर दीजिएगा तो आप ही का फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। तो बस देर ना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको ये बोलता हूँ कि आपका अपना देखते रहिए, आपका ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अपना आपका यूट्यूब चैनल, इसका नाम है इंडिया स्टडी जोन, सौरभ के साथ। जय हिंद जय भारत।